हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए पवन सारडा एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ इस सेशन में। टुडे वी विल बी सीइंग द अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर सी ए इंटरमीडिएट टैक्सेशन सिलेबस। सी ए इंटरमीडिएट या सी ए आईपीसीसी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। जो मई 2020 एग्जाम के कंपैरिजन में चेंजेस आपके सिलेबस में आ गए हैं, हम लोग वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि टैक्सेशन सबसे ज़्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट है एंड नो डाउट जीएसटी में बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि आपको पढ़ना होगा। आप लोग मई 2020 एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आपने तैयारी कर भी लिया था, बट ड्यू टू कोविड-19 द एग्जाम वाज कैंसल्ड एंड मर्ज्ड विद द नवंबर एग्जाम। सो 30 अप्रैल तक के आपने मई 2020 एग्जाम के लिए 31 अक्टूबर तक के अमेंडमेंट्स पढ़ा हुआ है। उसके बाद में 30 अप्रैल 2020 तक के भी जीएसटी लॉ में नोटिफिकेशंस के थ्रू, सर्कुलर्स के थ्रू एंड इवन सीजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी एक्ट में फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 के थ्रू जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हुए हैं वो आपके सिलेबस को अफेक्ट करते हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग दोज चेंजेस सिस्टमैटिकली वन बाय वन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर मैंने चैप्टर्स के नाम लिस्ट कर लिया है जिसमें अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं। तो एक एक करके सीक्वेंस में हम लोग अमेंडमेंट्स देखते जाएंगे। इन दिस सेशन आई विल बी कवरिंग अमेंडमेंट्स ओनली ऑफ द फर्स्ट 4 चैप्टर्स लिस्टेड हियर, और एक और सेशन में रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड करूंगा जिसमें पेमेंट ऑफ टैक्स, आईटीसी एंड रिटर्न्स के अमेंडमेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यू नीड नॉट वरी, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चैप्टर ही चेंज हो जाता है। देयर आर सम सटल चेंजेस मेड हियर एंड देयर इन सर्टेन प्रोविजंस, ओके, एंड दैट इज मेड एज पर सर्टेन नीड। ओके, या तो फिर लॉ में कुछ लूप होल होगा इसलिए वो अमेंडमेंट बनता है, या तो फिर कुछ पॉलिसी चेंज हुई गवर्नमेंट की इसलिए अमेंडमेंट बनता है, या तो फिर कोविड-19 के कारण सिचुएशन चेंज हुई तो असेसीज को रिलीफ देने के लिए या कुछ चेंजेस एप्लीकेबल करने के लिए अमेंडमेंट्स लॉ में लाए जाते हैं। सो अलग-अलग टाइप के अमेंडमेंट्स हैं, हम लोग देखेंगे। कुछ-कुछ अमेंडमेंट सिर्फ बुकिश अमेंडमेंट्स हैं, एज़ इन कि पहले वो चीज़ नोटिफ़िकेशन में कवर्ड थी, अब एक्ट में कवर्ड हो गई है, इस टाइप के अमेंडमेंट्स हैं। कुछ-कुछ अमेंडमेंट सिर्फ डेट चेंजेस हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर फॉर्म भरने का डेट जो है वो चेंज हो गया है। बट हम लोग सभी टाइप के वो अमेंडमेंट्स एक-एक करके देखेंगे। यू कैन आल्सो वेट फॉर सीए इंस्टीट्यूट्स रिवीजन टेस्ट पेपर्स एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल, जिसमें अमेंडमेंट्स आपको डिटेल में मिल जाएँगे। बट एट द सेम टाइम यू कैन डाउनलोड दीज नोट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हैं, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आई गारंटी यू कि कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, इसको अगर आप पढ़ लोगे तो आप नवंबर एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। सो दीज अमेंडमेंट्स आर with respect to the syllabus applicable for May 2020 एग्जाम। आई अज्यूम कि May 2020 एग्जाम के तक के अमेंडमेंट्स आप लोग पढ़ चुके हो, और अब उसके बाद के जो 6 महीने में अमेंडमेंट्स आए जो नवंबर 2020 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है वो मैं यहाँ पर इस चैप्टर में कवर करने वाला हूँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो हम लोग सबसे पहले लिवियन कलेक्शन से स्टार्ट करते हैं। अमेंडमेंट्स जो एप्लीकेबल हुए हैं, एक बेसिक अमेंडमेंट हुआ है। एज यू नो दैट दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी। नाउ दे हैव बीन मर्ज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2020, दे हैव बीन मर्ज्ड इनटू अ सिंगल यूनियन टेरिटरी। तो एक सिंगल पॉइंट में वो कवर हो गए हैं, पहले अलग अलग पॉइंट्स में लिखे थे यूटीजीएसटी एक्ट में। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख टू सेपरेट यूनियन टेरिटरीज बना दी गई है ना। लास्ट ईयर डिसीजन आया था गवर्नमेंट का। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज जीएसटी एक्ट लगेगा, यूटी जीएसटी एक्ट, एंड जम्मू एंड कश्मीर बीइंग अ यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर जस्ट लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर को एसजीएसटी एक्ट लगेगा। तो अब आपको अगर फ्रैंकली बताऊं तो ये अमेंडमेंट जो है ये स्पेसिफिकली फाइनेंस एक्ट 2020 में आया, जो टेक्निकली आपको एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि ये छोटा सा चेंज क्या हुआ है। सो लद्दाख विल बी इंक्लूडेड फॉर यूनियन टेरिटरीज जीएसटी एक्ट, एंड जम्मू एंड कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी है इट विल बी कंसीडर्ड लाइक अ स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, एंड देयरफॉर उस पे लगेगा एसजीएसटी एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर का जो एसजीएसटी एक्ट है। सो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट है। जीएसटी कंटिन्यूज टू बी एप्लीकेबल टू द होल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल्सो ऑन लद्दाख। ऑलराइट, रिवर्स चार्ज में एक सर्विस नोटिफाई हुई थी लास्ट ईयर 1 अक्टूबर 2019 से। सर्विस वॉज सर्विस रिलेटेड टू renting of motor vehicle provided to a body corporate by a person other than body corporate. If the supplier of service is a person other than body corporate, उसने body corporate को motor vehicle rent पे दिया तो it was covered under reverse charge.
अब वो पॉइंट में उन्होंने कुछ चेंजेस लाए हैं, कुछ वर्डिंग्स चेंज किया है एंड उसके रिस्पेक्ट में जो कंडीशन थी वो भी चेंज हुई है। उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि जस्ट क्लैरिटी आई है। दिस अमेंडमेंट इज जस्ट क्लैरिफिकेटरी इन नेचर। देखिए अमेंडमेंट क्या हुआ है। एंट्री नंबर 15 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 13 ऑब्लिक 2017 सेंट्रल टैक्स रेट, ये जो नोटिफिकेशन है इसमें ये रिवर्स चार्ज की नोटिफिकेशन है, जहां पर सेक्शन 9(3) में जो अलग अलग सर्विसेज नोटिफाइड है जिसपे रिवर्स चार्ज लगता है, तो उन्होंने सेम सर्विस रखा बट क्लेरिफाई कर दिया कि द सर्विस विल बी सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स। ओके, यहाँ पर क्लियर कर दिया कि पैसेंजर व्हीकल की बात हो रही है, where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient। इसका मतलब they are talking about renting of motor vehicle service where fuel cost is also covered, fuel cost is also charged from the recipient, and if such service is provided by a person other than body corporate to a body corporate, then reverse charge will be applicable। ये अमेंडमेंट टेक्निकली नोटिफिकेशन के थ्रू 31 दिसंबर से एप्लीकेबल हुआ, क्योंकि नोटिफिकेशन ये जो आई अमेंडमेंट वाली नोटिफिकेशन वो 31 दिसंबर 2019 को आई। फर्दर उन्होंने उसकी जो कंडीशन थी वो भी चेंज किया, उसके बारे में स्पेशल रिमार्क जो था वो भी चेंज किया। उन्होंने लिखा कि सप्लायर शुड बी अ पर्सन हु सप्लाइज द सर्विस टू अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड डज नॉट इशू एन इनवॉइस चार्जिंग CGST एट द रेट ऑफ 6% टू द सर्विस रेसिपिएंट। तो बेसिकली अगर सप्लायर 6% वाला 6% CGST मतलब टोटल 12% टैक्स वाला इनवॉइस इशू करता है, सो इन दैट केस एक्चुअली सप्लायर विल बी एलिजिबल टू क्लेम ITC एंड उसके इसमें फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। बट अगर सप्लायर नॉर्मली अपने बाकी सभी क्लाइंट्स को 6% वाला इनवॉइस इशू नहीं करता है, मतलब 2.5% वाले ऑप्शन के साथ जाता है, जो रेट नोटिफिकेशन है उसमें ये दो ऑप्शन दिए हैं इस टाइप के सर्विस के सप्लायर को, तो अगर वो 6% वाले ऑप्शन के साथ नहीं जाता है, इफ द सप्लायर गोज विथ 2.5% ऑप्शन, तो उस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा प्रोवाइडेड दैट द रेसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो अगर आपको सिंपल तरीके से बताओ तो सप्लायर इज अ पर्सन, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट supplies this service supplies this service to whom? To any body corporate. Recipient is a body corporate located in the taxable territory, मतलब located in India, and the service is which service? Service is renting of motor vehicle meant to carry passengers, where the consideration includes the cost of fuel, and the supplier does not normally charge GST. The supplier normally does not charge GST at the rate of 6%. सप्लायर 6% वाला इनवॉइस इशू नहीं करता है, सप्लायर 2.5% वाले ऑप्शन के साथ में जाता है। सो इन दिस केस रिवर्स चार्ज विल बी एप्लीकेबल, मींस जो रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है उसको जीएसटी भरना होगा अंडर रिवर्स चार्ज। इज दैट क्लियर? सो अगर सप्लायर 6% वाले ऑप्शन के साथ जाता है, मतलब 12% जीएसटी के ऑप्शन के साथ जाता है, तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। बट अगर सप्लायर 2.5% वाले ऑप्शन के साथ जाता है तो जीएसटी लगेगा। तो थोड़े से वर्डिंग्स में चेंज हुए, कुछ क्लैरिटी आई, इसका स्कोप जो है वो क्लियर हुआ, एंड उन्होंने इस स्कोप को फर्दर क्लैरिफाई किया थ्रू दिस सर्कुलर एज वेल। आप खुद देख सकते हैं सर्कुलर के वर्डिंग्स कि इफेक्ट ऑफ अबव अमेंडमेंट वाज क्लैरिफाइड बाय सर्कुलर नंबर 130 डेटेड 31 दिसंबर। उसी दिन सर्कुलर भी आया। उन्होंने कहा कि 3 कंडीशंस रहेगी। 1, the supplier should be a person other than a body corporate. 2, the supplier should not issue an invoice charging 12% GST from the service recipient. इसका मतलब सप्लायर ने यहाँ पर 5% GST पे करना है इन द अदर केसेस। ओके, अदर नॉन बॉडी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को जो सर्विस दे रहा है उसमें वो 5% GST पे करेगा, मींस इट डज नॉट टेक ITC एंड ही सप्लाइज द सर्विस टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होती हैं तो उस केस में जीएसटी जो है वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे एप्लीकेबल रहेगा। फर्दर इस सर्कुलर में उन्होंने ये भी लिखा कि दिस अमेंडमेंट इज मियरली क्लैरिफिकेटरी इन नेचर एंड देयरफॉर जब से ये पॉइंट आया था 1 अक्टूबर से, तब से लेकर 31 दिसंबर तक भी ये क्लैरिफिकेशन अप्लाई होगी। इसका मतलब कि
दिस अमेंडमेंट विल बी एक्चुअली इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर। ओके, उन्होंने नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा नहीं, लेकिन सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफाई किया कि बिकॉज दिस अमेंडमेंट इज नॉट ब्रिंगिंग एनी सब्सटेंशियल चेंज इन द लॉ और इंटरप्रिटेशन, तो ये अमेंडमेंट के थ्रू सिर्फ ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अल्टीमेटली द सर्विस शुड बी ultimately the service should be covered under reverse charge if these three conditions are fulfilled. Supplier is a person other than body corporate, recipient is a body corporate located in taxable territory, and the service is renting of motor vehicle for transportation of passengers where cost of fuel is included, and it is a case where the supplier does not issue an invoice charging 6% CGST or we can say 12% GST to the recipient, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। देन कंपोजिशन लेवी में कुछ अमेंडमेंट्स आए। कंपोजिशन लेवी में एक सिंपल सा पॉइंट इंसर्ट हुआ एक्ट में। ओके, जो सेक्शन 10(1) है उसके नीचे उसके सेकंड प्रोविजो के नीचे एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट हुई, जहां पर हम लोग टर्नओवर का कैलकुलेशन करते हैं, जिस टर्नओवर पे हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करते हैं, है ना, कंपोजिशन का टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ द सेकंड प्रोविजो द वैल्यू ऑफ exempt सप्लाई ऑफ सर्विसेज provided by way of extending deposits, loans or advances insofar as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in a state or union territory. पहले भी इंटरेस्ट के पोर्शन पे कंपोजिशन टैक्स नहीं लगता था, बट पहले ये जो पॉइंट था ये सीजीएसटी रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर के थ्रू कवर्ड था, बट अब उन्होंने इस पॉइंट को फाइनेंस नंबर 2 एक्ट के थ्रू सीजीएसटी एक्ट में ही इनकॉर्पोरेट कर लिया है। सो फाइनेंस नंबर 2 एक्ट के मैक्सिमम प्रोविजन स्पेशली इनकम टैक्स से संबंधित प्रोविजंस तो पहले ही लागू हो चुके थे, बट सीजीएसटी एक्ट में जो चेंजेस है तो कुछ कुछ जगह वो चेंजेस 1 जनवरी 2020 से एप्लीकेबल हुए, एंड कुछ चेंजेस तो 30 अप्रैल तक भी एप्लीकेबल नहीं हुए। दिस इज वन ऑफ दोज चेंजेस। तो ये चेंज से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है लीगल पोजीशन में। पहले भी कंपोजिशन टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जो हम लोग टर्नओवर निकालते थे, उस टर्नओवर में हम लोग इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करते थे, एंड अभी भी हम लोग इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करेंगे। अब एक्ट में उसका पोजीशन आ चुका है, एक्ट में वो प्रोविजन आ चुका है, पहले एक्ट में नहीं था, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर में कवर्ड थी बात। सो एज सच कोई बहुत मेजर अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा ये। देन और एक सिमिलर अमेंडमेंट, पहले कंडीशंस फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ फॉर कंपोजिशन लेवी में कुछ पॉइंट्स कवर्ड थे सीजीएसटी एक्ट में, उसमें उन्होंने अब एक और पॉइंट कवर कर लिया है दैट द पर्सन शुड नाइदर बी अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉर अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, only then he will be eligible for composition scheme, only then he will be eligible for composition scheme। अब आप सोच रहे हो कि पहले भी तो आपने सिमिलर पॉइंट पढ़ा है कि एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या एनआरटीपी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है, तो यस पहले ये पॉइंट जो था वो रूल्स में कवर्ड था, सीजीएसटी के रूल्स में कवर्ड था, अब ये पॉइंट सीजीएसटी एक्ट में आ चुका है। सो अगेन इससे कोई बहुत मेजर इंपैक्ट नहीं हुआ, लीगल पोजीशन रिमेन्स द सेम। तो सीटीपी एंड एनआरटीपी आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10। आई होप इट इज क्लियर। देन आप लोगों ने एक नोटिफिकेशन पढ़ा था, नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट, जिस नोटिफिकेशन में अप टू 50 लाख टर्नओवर वाले जो टैक्स पेयर्स थे, इवन इफ दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, उन लोगों को ऑप्शन था दैट दे कुड पे टैक्स एज पर अ लोअर कंसेशनल रेट ऑफ 3% सीजीएसटी प्लस 3% एसजीएसटी। अब एक वो नोटिफिकेशन को तो स्क्रैप नहीं किया, बट एक सिमिलर पॉइंट, एक सिमिलर प्रोविजन यहाँ पर आ गया, 6% कंसेशनल टैक्स ऑप्शन जो है, नाउ इट हैज बीन इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ सेक्शन 10। वो नोटिफिकेशन अभी भी एप्लीकेबल है, मतलब कि अगर आप टेक्निकली यहाँ पर फिट नहीं हो रहे तो यू कैन एक्चुअली टेक द बेनिफिट ऑफ दैट नोटिफिकेशन स्टिल। सो यहाँ पर थोड़ी सी एम्बिग्विटी है लॉ में, बट देन यस सेक्शन 10(2)(a) एक नया सबसेक्शन इंसर्ट हुआ सेक्शन 10 के अंदर में, which gives the option to such persons who are not otherwise eligible under section 10(1), मतलब कि जो रेगुलर कंपोजिशन स्कीम जो हमने अभी तक पढ़ा था वो नहीं ले सकते बिकॉज मे बी दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो ऐसे persons, these persons can actually take the benefit of this section 10(2)(a). सेक्शन 10(2)(a) के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन है कि their aggregate turnover in the preceding financial year should not be more than ₹50 lakh।
important बात, if their turnover in the preceding financial year is not more than rupees 50 lakh, then such person may opt, instead of paying regular tax as per section 9, to pay composition tax amount of tax calculated at such rate as may be prescribed, but not exceeding 3%. ओके, तो मैक्सिमम 3% रेट से पे कर सकते हैं। अब आपको मैं टेक्निकली बात बताऊं, तो अभी कोई रेट प्रिस्क्राइब ही नहीं हुआ 30 अप्रैल तक के, इस पर्टिकुलर सेक्शन के हिसाब से कोई रेट प्रिस्क्राइब ही नहीं हुआ, क्योंकि प्रिस्क्राइब होगा तो कहाँ प्रिस्क्राइब होगा, रूल्स में प्रिस्क्राइब होगा, बट 30 अप्रैल तक के रूल्स में कोई रेट प्रिस्क्राइब ही नहीं हुआ। मतलब इन इफेक्ट अभी भी जो नोटिफिकेशन 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट है, उसी का बेनिफिट लोग ले रहे हैं जिनको 6% कंसेशनल टैक्स का ऑप्शन लेना है। बट यस, अब उसका स्टैट्यूटरी वैलिडिटी एक्ट में आ गई है, आगे हो सकता है कि वो नोटिफिकेशन 2/2019 को स्क्रैप कर दिया जाए एंड रेट अलग से रूल्स में प्रिस्क्राइब कर दिया जाए। बट अभी सिर्फ एक्ट में ये प्रोविजन आया है जिसका रूल क्योंकि प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है, जिसका रेट प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है, तो इन इफेक्ट उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। But you will find that almost all of these conditions are similar to the conditions of the regular composition scheme. Okay, जो section 10(1), 10(2) में हम लोग पढ़े हैं, उससे similar conditions हैं। Conditions are, he is not engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under the CGST Act. Okay, तो नॉन टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज सप्लाई नहीं करता है। ओके, दैट मीन्स अल्कोहलिक लिकर का सप्लाई नहीं करता है। He is not engaged in making any interstate outward supplies. Interstate supplies allowed नहीं है ऐसे पर्सन को, रेगुलर कंपोजिशन स्कीम में भी अलाउड नहीं है। He should not be engaged in making supply of goods or services. यहाँ हर जगह आप देखोगे गुड्स और सर्विसेज लिखा हुआ है। Through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकता है अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। Then he should not be a manufacturer of such goods as may be notified by the government. Okay, manufacturer of such goods or supplier of such services. तो कुछ prohibited goods and services रहेंगे, उसमें वो eligible नहीं रहेगा। And he should not be a casual taxable person or a non-resident taxable person. So only then he will be eligible for this section 10(2)(a). And once one establishment of a person wants to enroll for this, wants to opt for this option, then all the persons have to go for this option. It will be applicable to all establishments, just like composition scheme of section 10(1), 10(2). Where more than one registered persons are having the same PAN, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme unless all such registered persons opt to pay tax under this subsection. तो अब जीएसटी में आपको पता है कि अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर्स अलॉट होते हैं इवन टू पर्सन्स हैविंग द सेम पैन। ओके, क्योंकि हम लोग जीएसटी पर्पस के लिए स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन देते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑल द पर्सन्स हैविंग द सेम पैन शुड आइदर कम फॉर दिस ऑप्शन और इवन इफ वन इज इनएलिजिबल देन ऑल आर इनएलिजिबल। एंड जैसे रेगुलर कंपोजिशन स्कीम में है दैट दे कैन नॉट कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट्स, अलग से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। And they shall not be entitled to any credit of input tax. क्योंकि कंसेशनल रेट का बेनिफिट मिलने वाला है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। They shall not be entitled to any credit of input tax. Then उसके अलावा the option shall lapse with effect from the day if the aggregate turnover during a financial year exceeds the limit of rupees 50 lakh specified under section 10(2)(a). अगर आपका ड्यूरिंग दिस ईयर 50 लाख की लिमिट क्रॉस हो जाती है एग्रीगेट टर्नओवर की, तो ये ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगा। एंड नॉर्मली भी such person, even though he has opted for this concessional rate of tax, he will still be liable to pay tax under section 9(3) और 9(4), which means that जो रिवर्स चार्ज वाला टैक्स है वो तो इन पे अप्लाई होगा irrespective of opting for this particular provision. ओके, ये वाले ऑप्शन को लिया, कंसेशनल टैक्स के ऑप्शन को लिया, तो भी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी से ये पर्सन नहीं बच सकता है ऑन ऑल इनवर्ट सप्लाईज एट द एप्लीकेबल रेट्स। सो आई होप इट इज क्लियर। इवन कंपोजिशन स्कीम में सेक्शन 10(1) में भी सिमिलर प्रोविजंस एप्लीकेबल। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि अ टैक्सेबल पर्सन हैज पेड टैक्स अंडर दिस स्कीम डिस्पाइट नॉट बीइंग एलिजिबल, तो उस पर्सन से टैक्स तो रिकवर किया ही जाएगा एंड फर्दर पेनल्टी भी रिकवर की जाएगी and certain provisions applicable for determination of tax and penalty shall apply.
section 73 or section 74 as the case may be shall apply to such person. एंड जो कंपोजिशन लेवी के रूल्स हैं वो इस पर्सन को अप्लाई होने लग जाएंगे. सो कंपोजिशन लेवी में जो बाकी के रूल्स है लाइक इंटीमेशन से संबंधित एंड अदर कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस, तो वो इस पर्सन को भी अप्लाई होगी बिकॉज दिस स्कीम इज नाउ अ पार्ट ऑफ सेक्शन 10. तो कंपोजिशन स्कीम के जो रूल्स है वो भी सेक्शन 10 में जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है उसको अप्लाई होते हैं. तो दिस इज ऑल्सो अ सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 10 ओनली. तो कंपोजिशन स्कीम के रूल्स इनको भी अप्लाई होंगे. बट आई डाउट दैट रेट जो है कंपोजिशन स्कीम वाला जो प्रिस्क्राइब्ड है वो यहाँ पर अप्लाई होगा बिकॉज यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिकली 3% से ज्यादा रेट नहीं होना चाहिए ऐसा लिखा है. सो इसका मतलब कि उसके स्पेसिफिक रेट्स प्रिस्क्राइब किए जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 10(2)(a) जो 30 अप्रैल 2020 तक प्रिस्क्राइब नहीं किए गए थे. अब एक सेक्शन 10(5) के बाद में दो एक्सप्लेनेशंस इंसर्ट हुई which are clarifying regarding the turnover to be taken. तो उन्होंने पूरे सेक्शन 10 के लिए समझाया कि टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है, क्या इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर में कुछ कंफ्यूजन है. तो उन्होंने बहुत क्लियरली यहाँ पर बता दिया. देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ पर्सन फॉर डिटरमाइनिंग हिज एलिजिबिलिटी टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, द एक्सप्रेशन एग्रीगेट टर्नओवर मतलब एलिजिबिलिटी के लिए, इसका मतलब सेक्शन 10(1) के लिए एलिजिबल होना है तो आपका टर्नओवर जो है वो 150 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट. 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. एंड अगर सेक्शन 10(2)(a) के लिए एलिजिबल होना है तो टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो फॉर बोथ दिस केसेस एग्रीगेट टर्नओवर जो हम निकालते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी, उन्होंने क्लियरली लिखा कि इट शैल इंक्लूड द वैल्यू ऑफ सप्लाईज made by such person from the first day of April of the financial year up to the date when he becomes liable for registration. So for example एक person का turnover 20 लाख से कम है तो से नया नया उसने अपना एक्टिविटी स्टार्ट किया है, तो जब तक कि उसका टर्नओवर 20 लाख होता है तो तब तक ही इज नॉट इवन लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन 22. बट वो वाला टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होगा, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग इज एलिजिबिलिटी. एलिजिबिलिटी के एग्रीगेट टर्नओवर में वो वाला टर्नओवर काउंट होगा. तो अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो देखिए, मान लो किसी पर्सन ने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट किया और फर्स्ट ईयर में ही उसका टर्नओवर जो है, मान लो 1 अप्रैल से उसने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट किया, से 1 अप्रैल 2020 से, और मान लो कि से 30 सितंबर 2020 को उसका टर्नओवर जो है वो 20 लाख हो गया. तो 30 सितंबर तक जो टर्नओवर हुआ उस टर्नओवर को हम लोग इंक्लूड करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी. मतलब कि इसके बाद में उसको और 30 लाख तक के, अगर उसका टर्नओवर और 30 लाख रुपीस होता है, 50 लाख के अंदर रहता है, so he will be entitled to opt for section 10(2)(a) ऑप्शन. और अगर इसका टर्नओवर इसके बाद में 31 मार्च 2021 तक के टोटल टर्नओवर जो है इंक्लूडिंग दिस 20 लाख, अगर वो 150 लाख के अंदर रहता है, so again he will be eligible to opt for section 10(1) composition scheme. So this turnover will be included for the purpose of determining eligibility for the next year. Yes. अब इफ अ पर्सन, अब उस पर्सन को एलिजिबिलिटी तो हो गई है, मान लो ही इज एलिजिबल बिकॉज फर्स्ट ईयर में तो उसके प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर तो जीरो ही था, एलिजिबल तो है. बट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग टैक्स पेबल, तो उन्होंने क्लैरिफाई किया टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स शैल नॉट इंक्लूड दिस 20 लाख टर्नओवर. ओके, जब तक कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हुआ तब तक का टर्नओवर इंक्लूड नहीं करेंगे. इसका मतलब जो कंपोजिशन स्कीम वाला जीएसटी है वो 20 लाख के बाद लगना शुरू होगा फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी इवन पहले का टर्नओवर इंक्लूड होगा. सो एलिजिबिलिटी के लिए हम लोग ये 20 लाख को भी इंक्लूड करेंगे और इसके बाद के टर्नओवर को, मतलब टोटल टर्नओवर देखेंगे. और टैक्स कैलकुलेशन के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ उसके बाद का टर्नओवर हम लोग कंसीडर करेंगे. एंड ये दोनों टर्नओवर में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि such turnover shall not include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances insofar as the consideration is represented by way of interest or discount. Interest और discount का जो portion है उसको include नहीं किया जाएगा turnover में.
तो मान लो वो पर्सन का कुछ बैंक में डिपॉजिट है, वहां से उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो दैट इंटरेस्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड आइदर फॉर दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टर्नओवर और फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इंटरेस्ट तो हमेशा एक्सक्लूड होता है, लेकिन लेकिन जो ये टर्नओवर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, इवन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ तब तक का टर्नओवर काउंट होगा। सो दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर इन द एक्ट इटसेल्फ। देन जो इंटीमेशन के प्रोविजन से रूल 3 एंड रूल 4 में, फॉर द पर्पस ऑफ ऑप्टिंग फॉर द कंपोजिशन स्कीम अ पर्सन हैज टू गिव एन इंटीमेशन। तो सिर्फ ड्यू डेट के एक्सटेंशन के मैंने आपको यहाँ पर अमेंडमेंट्स बताए हैं कि सच पर्सन, अगर कोई ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है, जो पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसको जीएसटी सीएमपी 02 भरना होता है, ओके, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बट इस साल कोविड-19 के कारण स्पेशल सर्कमस्टेंसेस थे, तो पर्सन को चांस दिया गया कि आप जीएसटी सीएमपी 02 30 जून 2020 तक भर सकते हो इफ यू वांट टू ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। सो 30 जून 2020 तक के मौका दिया गया, एक्सटेंडेड ड्यू डेट थी, अदरवाइज 31 मार्च 2020 ड्यू डेट होती थी। And also such person has to furnish ITC 03, okay, containing details of input tax credit etc. तो डिटेल्स ऑफ स्टॉक एक्सेट्रा, तो वो भी फाइल करने का जो टाइम है वो उन्होंने एक्सटेंड करके 31 जुलाई कर दिया, ओके, अदरवाइज 60 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर था। तो इस साल स्पेसिफिकली कोविड-19 के कारण उन्होंने सर्टेन ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया। आई एम नॉट श्योर कि ये ड्यू डेट्स वाला पोर्शन आपको एग्जाम में पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, बट आपकी जानकारी में रहना चाहिए कि इस साल स्पेसिफिक एक्सटेंशंस आए हैं। आगे भी हम कुछ एक्सटेंशंस देखेंगे। आई डोंट थिंक नवंबर एग्जाम में डेट्स वगैरह पूछेंगे स्पेसिफिकली जो इस साल के लिए एक्सटेंड हुई है, बट अगर बाय चांस कभी एमसीक्यू या कहीं पूछ ले तो आपको पता रहना चाहिए। ऑलराइट, एंड जो पर्सन फ्रेशली रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते वक्त ही REG 01 फॉर्म भरते वक्त ही उसको बताना पड़ेगा कि ही वांट्स टू गो फॉर द कंपोजिशन स्कीम राइट फ्रॉम द बिगनिंग। सो बाकी चेंजेस नहीं है यहाँ पर कुछ। So friends, these were all the changes applicable in the first chapter। और हमारे जो 7 चैप्टर्स में चेंजेस आए हैं उसमें से लीवी एंड कलेक्शन जो चैप्टर है उसमें ये वाले कुछ चेंजेस आए हैं। सो दिस वन आई हैव कंप्लीट। फिर नॉर्मली हर बार हम देखते हैं कि एग्जेम्पशंस चैप्टर में बहुत अमेंडमेंट्स आते हैं। एग्जेम्पशंस चैप्टर की जो नोटिफिकेशन है उसमें बहुत चेंजेस आते हैं, इवन उसके संबंधित सर्कुलर्स बहुत सारे आते हैं। बट इस बार 31 अक्टूबर के बाद 30 अप्रैल 2020 तक के एग्जेम्पशन चैप्टर में बहुत सारे अमेंडमेंट नहीं आए सरप्राइजिंगली। सो देर आर हार्डली देर इज 1 or 2 अमेंडमेंट एप्लीकेबल इन दिस एग्जेम्पशन चैप्टर। इनफैक्ट ये एक ही जगह अमेंडमेंट हुआ जहाँ पर उन्होंने कुछ परसेंटेज चेंज किया है, तो क्या है वो देख लेते हैं। उसके अलावा जो सर्कुलर्स है एज सच कोई नए सर्कुलर इशू नहीं हुए रिलेटिंग टू द एग्जाम्पशंस। सो दैट मीन्स कि आपका जो जीएसटी का बेसिक्स वाला चैप्टर है चैप्टर ए, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। चैप्टर बी सप्लाई वाला जो चैप्टर है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। चैप्टर सी लीवी एंड कलेक्शन हमने अभी कवर किया। चैप्टर डी एग्जाम्पशन में सिर्फ ये एक चेंज है, एग्जाम्पशन नंबर 41 जो है उसमें एक छोटा सा चेंज है, वो हम लोग अभी देखते हैं। तो ये पहले 4 चैप्टर में इतने से ही चेंजेस है। टाइम एंड सप्लाई या टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी कोई चेंजेस नहीं है। सो पहले 5 चैप्टर जो है उसमें बहुत कम अमेंडमेंट्स है। यू कैन एक्चुअली कीप स्टडिंग फॉर योर एग्जाम्स विदाउट बॉदरिंग मच अबाउट द अमेंडमेंट्स, क्योंकि बहुत कम अमेंडमेंट्स है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे एग्जाम्पशंस में, आपको पता है कि नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 कंटेन्स द लिस्ट ऑफ एग्जाम्पशंस, ओके, उसने बहुत सारे एग्जाम्पशंस दिए हुए हैं। उसमें एक एग्जाम्पशन नंबर 41 है which talks about upfront amount payable in respect of service by way of granting of long term lease of 30 years or more of industrial plots or plots for development of infrastructure for financial business. So this particular point was already there. It talks about exemption to the upfront amount for obtaining the lease contract. तो किस किस को ये सर्विस दी जा सकती है? तो इंडस्ट्रीज को या तो फिर फाइनेंशियल बिजनेसेस को। क्या सर्विस है? सर्विस इज ग्रांटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 इयर्स और मोर। यहाँ पर लीज अमाउंट के एग्जेम्पशन की बात नहीं हो रही है। लीज कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करने के लिए जो रेसिपिएंट को, सप्लायर को या लेसर को जो अपफ्रंट अमाउंट पे करना होता है उसके एग्जेम्पशन की बात हो रही है। उस अपफ्रंट अमाउंट को अलग अलग टर्म्स से कॉल किया जा सकता है, लाइक प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट,
price, development charges, or by any other name. ये provision पहले भी था. Supplier is a state government industrial development corporation or undertaking or by any entity which has 50% or more ownership of the state government, central government or union territory. पहले 50% था, अब यहीं पर अमेंडमेंट हुआ है, अभी 50% की जगह 20% हो चुका है. मीन सप्लायर शुड बी हैविंग, सप्लायर ऐसी एंटिटी होना चाहिए जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी का एटलीस्ट 20% का स्टेक है, 20% का ओनरशिप है एटलीस्ट. तो इसका मतलब कि इसका स्कोप बढ़ गया है, कुछ और एंटिटीज यहाँ पर कवर हो गई हैं. एंड रेसिपिएंट्स आर इंडस्ट्रियल यूनिट्स और डेवलपर्स इन एनी इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया. ओके, तो जो स्टेट्स के जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होते हैं, उनकी जो एरिया है वहां पर अगर कोई इंडस्ट्री को लैंड लीज पे दिया तो वो लीज कॉन्ट्रैक्ट देने का जो अपफ्रंट अमाउंट रहता है उसके एग्जेम्पशन की यहाँ पर बात होती है. सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ओन्ड प्रॉपर्टी हो सकती है वो, या कोई एंटिटी के द्वारा ओन्ड हो सकती है जिस एंटिटी में गवर्नमेंट का, इन तीनों में से कोई भी गवर्नमेंट का एटलीस्ट 20% ओनरशिप है. उन्होंने क्लियर किया है एक्सप्लेनेशन के थ्रू कि ये तीनों में से कोई भी गवर्नमेंट का जो 20% ओनरशिप है, इट कैन बी डायरेक्टली और थ्रू एनी अदर एंटिटी विच दिस गवर्नमेंट्स ओन. सो इट कैन बी डायरेक्ट और इट कैन बी थ्रू सच एंटिटी. अब फर्दर उन्होंने 1 जनवरी 2020 से इस पर्टिकुलर एग्जेम्पशन के लिए कुछ कंडीशंस भी इंसर्ट कर दिया है. फर्स्ट कंडीशन, दैट जो लीज्ड प्लॉट्स की बात हो रही है, दे शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर अलॉटेड. तभी वो एग्जेम्पशन एप्लीकेबल रहेगा. पर्पस क्या है? देखिए, पर्पस इज फॉर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, मतलब फॉर इंडस्ट्रीज, फॉर रनिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, और फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटी इन एन इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल बिजनेस एरिया. तो ये पर्पस के लिए ही, ये पर्पस के लिए ही वो यूज होना चाहिए. सेकेंड, the state government concerned shall monitor and enforce the above condition as per the order issued by the state government in this regard. तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर है यहाँ पर कि वो लोग मॉनिटर करेंगे कि वाकई में जिसको लीज पे दिया है वो प्रॉपर्टी फॉर 30 इयर्स और मोर, तो वो उसी पर्पस से यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, तभी वो एग्जेम्पशन वैलिड रहेगा. If there is any violation or subsequent change of land use due to any reason whatsoever, the original lessee, as well as subsequent lessee or buyer or owner, shall be jointly and severally liable. तो जो भी पार्टीज उस प्रॉपर्टी से संबंधित हैं, इन्वॉल्व हैं, लेसर, लेसी या सब्सिक्वेंट बायर, सब्सिक्वेंट लेसी, ओनर, सभी लायबल रहेंगे, jointly and severally liable to pay such amount of CGST as would have been payable on that upfront amount had that exemption not been applicable. क्योंकि आप उसका यूज कुछ और पर्पस लिए कर रहे हो आगे, अगर बाद में कभी भी सब्सिक्वेंटली पता चला कि वो जो प्रॉपर्टी है उसका यूज जो है इट इज नॉट बीइंग डन फॉर इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल एक्टिविटी, देन द पार्टीज कंसर्न शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल. मतलब इंडिविजुअली कोई एक पार्टी को भी गवर्नमेंट फोर्स कर सकती है टैक्स पे करने के लिए. Okay, CGST as would have been applicable, as would have been payable on the upfront amount charged for the long-term lease, but for the exemption contained herein, along with applicable interest and penalty. मतलब मान लो 10 साल बाद अगर वायलेशन हुआ, तो लीज पे देने के 10 साल बाद वायलेशन हुआ यूज का, तो 10 साल बाद GST along with interest and penalty उस upfront amount पे देना होगा. And further उन्होंने ये भी लिखा कि लीज agreement entered into by the original lessor with the original lessee or subsequent lessee or sub lessee as well as subsequent lessee or subsequent lease or sale agreements. तो जो लीज अग्रीमेंट है, सब्सिक्वेंट लीज अग्रीमेंट है, मान लो वो लेसी ने फर्दर सब लीज किया या वो प्रॉपर्टी ओरिजिनल ओनर ने किसी को सेल किया, फॉर लीज और सेल ऑफ सच प्लॉट्स टू सब्सिक्वेंट लेसीज और बायर्स, ये जो भी अग्रीमेंट्स आप फर्दर वो प्रॉपर्टी के ओनरशिप में या लीज में चेंजेस करते हो, तो वो हर एक अग्रीमेंट में लिखा रहना चाहिए. It shall incorporate in the terms and conditions the fact that CGST was exempted on the long-term lease of the plots by the original lessor to the original lessee, subject to above condition, and that the parties to the said agreements undertake to comply with the same. तो ये जो condition है कि the property, the plot should be used for the purpose for which it was allotted, industrial or financial activity, ये purpose लिखा रहना चाहिए, condition लिखी रहनी चाहिए, even in the subsequent documents. और आगे कोई भी पार्टी डिफॉल्ट करती है जो एक्चुअल यूजर ऑफ द प्रॉपर्टी है,
अगर उसको नॉन इंडस्ट्रियल एंड नॉन फाइनेंशियल पर्पस के लिए अप्लाई करता है, तो जो एग्जाम्पशन मिला है अपफ्रंट अमाउंट का while giving this lease, while granting this lease, तो वो एग्जाम्पशन वापस से ले लिया जाएगा एंड जो टैक्स पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो टैक्स सिर्फ सीजीएसटी ही नहीं, अगर एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा तो एसजीएसटी भी सेम एग्जाम्पशन इज आल्सो देयर इन आईजीएसटी, सो इट वुड बी एप्लीकेबल along with interest and penalty. Alright, so बस ये एक छोटा सा चेंज आया है एग्जाम्पशन चैप्टर में. I personally think this is not very important. These conditions are not very important from your exam point of view, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस है. स्टिल आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसका मीनिंग समझ सकते हो, क्रक्स ध्यान में रख सकते हो. एंड हाँ, इतना ध्यान रख सकते हो कि 50% गवर्नमेंट ओनरशिप की बजाय अब 20% ओनरशिप वाली एंटिटी अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो भी उनको एग्जाम्पशन मिलेगा. Alright, so this is the only amendment in the exemption chapter. अब टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर से संबंधित एक सर्कुलर इशू हुआ 13 अप्रैल को, which talks about certain cases जहां पर डॉक्यूमेंट क्या इशू करना वो उन्होंने क्लैरिफाई किया. एज यू नो, सर्कुलर का काम होता है सिर्फ क्लैरिफाई करना पोजीशन को. सो लेट अस सी, अलग अलग इश्यूज उन्होंने रेस किया और वहां पर क्लैरिफाई किया. तो पहला उन्होंने बताया केस, an advance is received by a supplier for a service contract which subsequently got cancelled. ओके, ये एक सप्लायर है, ये सप्लायर को एडवांस पेमेंट मिला सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सप्लायर को एडवांस पेमेंट मिला. ओके, फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई एयरलाइन कंपनी है, ओके, जिसको एडवांस पेमेंट मिल गया फॉर द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द रेसिपिएंट. द सप्लायर हैज इशूड द इनवॉइस बिफोर द सप्लाई ऑफ सर्विस एंड पेड द जीएसटी देयरऑन. सप्लायर ने इनवॉइस भी इशू कर दिया है, whereas he is not liable to issue the invoice immediately, but उसने इशू कर दिया है. आपको पता है कि टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से या इनवॉइस के ड्यू डेट्स के हिसाब से एक सर्विस प्रोवाइडर इनवॉइस को नॉर्मली सर्विस के 30 डेज के बाद भी इशू कर सकता है, 30 डेज तक की इशू कर सकता है. बट मान लो उसने इनवॉइस जल्दी इशू कर दिया है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड टैक्स भी पे कर दिया है, तो एडवांस पेमेंट में जीएसटी का कंपोनेंट आ ही गया था, गवर्नमेंट को भी जीएसटी पे कर दिया है. अब क्वेश्चन ये है कि आगे अगर ये कैंसिल हो गया, मींस जो सर्विस देने वाला था वो सर्विस कैंसिल हो गई, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया. सो इन दैट केस, ओके, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, वेदर ही कैन क्लेम रिफंड ऑफ टैक्स पेड और इज ही रिक्वायर्ड टू एडजस्ट हिज टैक्स लायबिलिटी इन हिज रिटर्न्स. तो पहली बात तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि he should first return the amount to the recipient. Okay, he should return the amount to the recipient, है ना, amount of tax. फिर ही वो गवर्नमेंट से टैक्स वापस लेने की बात करेगा. सो उन्होंने क्लैरिफाई किया, in case GST is paid by the supplier on advances received for a future event which got cancelled subsequently and for which invoice is issued before the supply of service, the supplier is then required to issue credit note. देखिए, इनवॉइस को कैंसिल करना है तो अब क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा. इनवॉइस को कैंसिल करने के लिए सोल्यूशन ये है कि अब आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा. ओके, सो इफ ही इश्यूज अ क्रेडिट नोट देन द इनवॉइस विल बी इफेक्टिवली कैंसल्ड. इनवॉइस का जो इम्पैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा. He shall declare the details of such credit note in the returns in the return for the month during which such credit note has been issued. उसको फिर आप उस मंथ के रिटर्न में बता दो, GSTR1 में बता दो. The tax liability shall be adjusted in the return subject to conditions of section 34 of the CGST Act. Okay, तो tax liability adjust हो जाएगी subject to condition of section 34, मतलब कि you should also return the amount to the recipient. There is no need and recipient should reduce his ITC, वो condition है. There is no need to file a separate refund claim. तो आपकी जो जिस मंथ में आपने क्रेडिट नोट इशू किया उस मंथ में जो आपकी बाकी टैक्स लाइबिलिटीज होगी दूसरे सप्लाईज की, वो वाले आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी के अगेंस्ट में ये वाला जो टैक्स लाइबिलिटी आपने पहले पे कर दिया था इसका रिफंड एडजस्ट हो जाएगा. ओके, तो अलग से आपको रिफंड क्लेम फाइल करने की जरूरत नहीं है. However, in cases where there is no output liability against which a credit note can be adjusted, registered persons may proceed to file a claim under excess payment of tax if any through form GST RFD 01. तो फिर वो रिफंड का एप्लीकेशन फाइल कर सकता है. अगर आगे के पीरियड में जिस मंथ में क्रेडिट नोट इशू किया है उस पीरियड में अगर वो पर्सन की कोई आउटपुट लाइबिलिटी है ही नहीं जिसके अगेंस्ट में वो एडजस्ट कर सके,
then he can actually file a refund application. ओके तो RFD01 ये जो फॉर्म है ये भर सकता है. सो दिस इज द प्रोसीजरल पार्ट, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट. अब दूसरा केस बोला है सिमिलर इशू, बट यहाँ पर देखिए फर्क क्या है. An advance is received by a supplier for a service contract which got cancelled subsequently. The supplier has issued receipt voucher and paid the GST on such advance received. Whether he can claim refund of tax paid on advance or he is required to adjust his tax liability in his returns. So the answer is कि उसने अगर एडवांस पैसा मिल गया था, उस बेसिस पे उसने अगर जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर दिया, एडवांस मिल गया था उस बेसिस पे. अब वैसे तो नॉर्मली एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर पे कर दिया उसने एडवांस के बेसिस पे, तो अब क्या किया जाएगा. अगर बाद में इवेंट हुआ ही नहीं, एक्चुअल में सप्लाई किया ही नहीं, बट उसने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया था, ही हैड नॉट इशूड अ टैक्स इनवॉइस. व्हाट ही हैड इशूड ओनली अ रिसीट वाउचर. तो रिसीट वाउचर को कैंसिल करने के लिए ही कैन इशू अ रिफंड वाउचर. Refund voucher does the work of cancelling the effect of receipt voucher. Okay, and then he can apply for refund of GST paid on such advances by filing the form GST RFD01. तो वो रिफंड का फॉर्म फिल कर सकता है एंड रिफंड क्लेम कर सकता है. सो फर्स्ट एंड सेकंड इशू में फर्क क्या है. फर्स्ट वाले केस में उसने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया था, इसलिए उसको नेगेट करने के लिए उसको इशू करना पड़ रहा है क्रेडिट नोट. बट सेकंड वाले केस में उसने रिसीट वाउचर इशू कर दिया था, उसको नेगेट करने के लिए उसको इशू करना पड़ रहा है रिफंड वाउचर. ऑलराइट, देन थर्ड केस, goods supplied by a supplier under the cover of a tax invoice are returned by the recipient. Whether he can claim refund of tax paid or he is required to adjust his tax liability in the returns. तो आपको ये पता है कि क्रेडिट नोट का वन ऑफ द केस ही है कि जहां पर सप्लायर ने जो गुड्स सप्लाई किया है वो उसको रिटर्न हो जाते हैं. उसने गुड्स प्लस टैक्स इनवॉइस दिया था रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट कुछ समय के बाद में गुड्स को रिटर्न कर देता है. ओके, रेसिपिएंट्स को वो गुड्स पसंद नहीं आए या गुड्स अप्रोप्रिएट क्वालिटी के नहीं होंगे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, वॉट एवर द रीजन. तो इन सच केसेस टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ टैक्स इनवॉइस जिसके कारण उसकी लाइबिलिटी बढ़ चुकी है, नाउ द सप्लायर कैन इशू अ क्रेडिट नोट टू द रेसिपिएंट जिसके थ्रू इसकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी. क्रेडिट नोट विल एंड अप रिड्यूसिंग द लाइबिलिटी ऑफ सप्लायर प्रोवाइडेड दैट रेसिपिएंट भी अकॉर्डिंगली अपना आईटीसी कम कर देता है. So it is clearly given. In cases where goods supplied by a supplier are returned by the recipient and where tax invoice had been issued, the supplier is required to issue a credit note. He shall declare the details of such credit note in the return during the month during which such credit note has been issued. Return for that month. The tax liability shall be adjusted in the return subject to conditions of section 34. There is no need to file a separate refund claim. So just like the case number 1, टैक्स इनवॉइस इशू किया तो उसके अगेंस्ट में क्रेडिट नोट इशू करके वो इनवॉइस का इफेक्ट कैंसिल हो सकता है. बट उसने जिस मंथ में क्रेडिट नोट इशू किया, मान लो उस मंथ में उसकी कोई आउटपुट लाइबिलिटी है ही नहीं जिससे वो अपना ये अमाउंट कम कर सके. सो ही कैन देन प्रोसीड टू फाइल फॉर्म नंबर GST RFD01 एंड उसमें वो रिफंड क्लेम कर सकता है अंडर द हेडिंग एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स. तो एक्सेस टैक्स पे कर दिया और उसका वो रिफंड फिर क्लेम कर सकता है. So these are the procedural clarifications which were issued on 13th of April 2020. अब एक ई वे बिल से संबंधित एक अमेंडमेंट आया है. ई वे बिल से संबंधित कि there will be certain cases where the person shall not be allowed to furnish the information in part A of EWB 01. मतलब बेसिकली उसका ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा in certain scenarios. Okay, whether it can be a consigner, consignee, transporter, e-commerce operator, courier agency. अगर वो पर्सन जो है ऐसे कुछ डिफॉल्ट्स करता है तो दिस वाज ऑलरेडी एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 21 नवंबर 2019. उसमें सिर्फ उन्होंने एक और केस कवर कर लिया, एक और केस ऐड कर लिया. तो कौन से 3 केसेस हैं जहां पर ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा, आप ई वे बिल नहीं बना पाओगे. पहला केस है इफ अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 और अंडर नोटिफिकेशन 2/2019 सेंट्रल टैक्स रेट, मतलब जो कंपोजिशन स्कीम है या जो 3% या 6% टैक्स रेट वाली ऑप्शनल स्कीम है, अगर ऐसे पर्सन ने अपना जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है GST CMP 08 वो 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक की फाइल नहीं किया, फर्निश नहीं किया, तो सच पर्सन विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू फर्निश द ई वे बिल. सेकेंड,
if he is a person other than the composition person and has not furnished returns for a consecutive period of 2 months. यहाँ पर जिस रिटर्न की बात कर रहे हैं दैट इज GSTR 3B, क्योंकि GSTR 3 तो अभी शुरू होने का ही है. सो ये जो रिटर्न्स की बात कर रहे हैं दीज आर GSTR 3B. अगर कंटिन्यूसली 2 महीने तक के GSTR 3B नहीं भरता है तो सच पर्सन विल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द इंफॉर्मेशन फॉर ई-वे बिल. एंड अब और एक नया ऐड हो गया है. तो इसका मतलब आप कौन से रिटर्न में डिफॉल्ट करते हो तो ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा. एक है GST CMP 08 फॉर 2 क्वार्टर्स. CMP 08 जो कि कंपोजिशन सप्लायर्स को फाइल करना है 2 क्वार्टर्स तक फर्निश नहीं किया तो. दूसरा है GSTR 3B जो कि अदर देन कंपोजिशन सप्लायर्स को फाइल करना होता है सो फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 2 months. अब तीसरा आ गया being a person other than a person specified in clause A and has not furnished the statement of outward supplies for any 2 months or quarters as the case may be. मतलब statement of outward supplies means they are talking about GSTR 1. तो अगर ये GSTR 1 जो है वो 2 months तक के या 2 quarters तक के फाइल नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि GSTR 1 में ऑप्शन है पर्सन्स को, ओके, जिनका टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से कम है, उनको ऑप्शन है दे कैन गो फॉर क्वार्टरली GSTR 1. ओके, सो 2 क्वार्टर्स तक फाइल नहीं किया तो उनका भी ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा. और जिनको मंथली GSTR 1 एप्लीकेबल है या जिन्होंने मंथली GSTR 1 चूज किया है तो उनको 2 months तक के GSTR 1 नहीं फाइल करने पे उनके लिए ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा. और फिर बाकी के इसमें प्रोविजंस हैं कि प्रोविजो हैं कि ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्टर्ड फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन ऑन सफिशिएंट कॉज कि उसने क्यों रिटर्न फाइल नहीं किया था, सो देन द कमिश्नर में अलाउ सच पर्सन. ओके, तो उसको फिर अलाउ कर सकते हैं फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन इन EWB 01. ओके, फिर बाकी तो खैर इसके आगे के प्रोसीजर्स हैं कि उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा अनलेस ही इज गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. Also provided that the permission granted or rejected by the commissioner of state tax or union territory tax shall be deemed to be granted or rejected by the commissioner of central tax. तो ये जो भी रूल्स है ये टैंडम में अप्लाई होते हैं, अलग अलग अप्लाई नहीं होते हैं. तो अगर आपको ई-वे बिल जो है आपका अगर SGST एक्ट के अंदर में ब्लॉक हो गया तो वो CGST एक्ट के अंदर में भी ब्लॉक हो जाएगा. इट विल बी साइमल्टेनियस. अगर SGST के ऑफिसर ने आपको अप्रूव कर दिया ऑन गिविंग सफिशिएंट रीजन तो CGST में भी अब आपको अप्रूवल मिल गया, डीम्ड अप्रूवल हो जाएगा. सो अमेंडमेंट यहाँ पर क्या है, अमेंडमेंट बस ये है कि GSTR 1 जो है वो अगर आप फाइल नहीं करते हो 2 months या 2 quarters तक के एज पर द पीरियड एप्लीकेबल टू यू तो GSTR 1 फाइल नहीं करने पर आपको ई-वे बिल फर्निश नहीं करने दिया जाएगा. यस, सो अभी 3 चैप्टर्स हमारे कवर हो गए. चैप्टर नंबर 1 लीव एंड कलेक्शन एग्जेम्पशन फ्रॉम GST, टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स एंड ई-वे बिल. देखिए टैक्स इनवॉइस में और भी कुछ प्रोविजंस आए थे, इनवॉइस के कुछ स्पेशल मैकेनिज्म्स ई इनवॉइसिंग वगैरह, लेकिन वो 30 अप्रैल तक के लागू नहीं हुए. ओके, दे हैव बीन पोस्टपोन्ड, 1 अक्टूबर या उसके बाद से लागू होंगे. सो दे आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020 एग्जाम, इसलिए मैंने वो ये नोट्स में इंक्लूड नहीं किया है. वी विल टॉक अबाउट रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं. तो एक एक्ट में प्रोविजन आ गया है, एक एक्ट में थर्ड प्रोविजो इंसर्ट हुआ है सेक्शन 22(1) के नीचे, जिसमें उन्होंने क्लेरिफाई किया, गवर्नमेंट को पावर दिया, द गवर्नमेंट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ स्टेट एंड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल, द GST काउंसिल, enhance the aggregate turnover from 20 lakh to such amount not exceeding 40 lakh in case of a supplier who is engaged exclusively in the supply of goods subject to such conditions and limitations as will be notified. इसका मतलब उन्होंने गवर्नमेंट को पावर दे दिया इसके थ्रू. ऑलरेडी आपको पता होगा, ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन फोर्स में थी जो कि बहुत सारे स्टेट्स में सप्लायर्स को एग्जेम्पशन दे रही थी फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन इफ देयर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड ₹40 lakh एंड इफ दे आर एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ गुड्स. बस वो जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी इशूड थी उसका स्टैट्यूटरी मान लो रिकॉग्निशन हो गया, गवर्नमेंट को पावर यहाँ से दिया गया. सो इससे कुछ खास इफेक्ट नहीं हुआ, ऑलरेडी वो नोटिफिकेशन तो प्लेस में थी. For the purposes of this subsection, a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods
even if he is engaged in the exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans, or advances, insofar as the consideration is represented by way of interest or discount. हाँ, मतलब अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है और उसके इंटरेस्ट अगर मिल रहा है, जस्ट दैट विल नॉट मेक हिम अ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, बिकॉज टेक्निकली इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो आप तो एग्जाम सर्विस दे रहे हो एक्सटेंडिंग डिपॉजिट की, लेकिन उसको उन्होंने एक्सक्लूड किया. पर्सन विल बी डीम टू बी एन एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स. ओके, सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको सप्लायर ऑफ सर्विस नहीं बोल देंगे, ये उन्होंने यहाँ पर क्लैरिफाई किया. तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसके रिस्पेक्ट में नोटिफिकेशन लाया हुआ है, जो आप लोगों ने मई 2020 एग्जाम के हिसाब से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. कुछ स्टेट्स को छोड़ दो तो बाकी स्टेट्स पे अप्लाई होता है, एंड कुछ कुछ गुड्स पे भी एप्लीकेबल नहीं है. अदरवाइज यू ऑलरेडी नो दैट नोटिफिकेशन वेल. उसके अलावा रजिस्ट्रेशन में एक आधार ऑथेंटिकेशन का कंसेप्ट आया कि हर रजिस्टर्ड पर्सन को आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होगा, एंड हर पर्सन जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है उसको भी अपने आधार का ऑथेंटिकेशन करवाना होगा. ओके, दैट ही पोजेसेस आधार नंबर, एंड उसके थ्रू उसका जीएसटी का नंबर लिंक हो जाएगा. सो इससे संबंधित कुछ सबसेक्शन 6A से 6D इंसर्ट हुए सेक्शन 25 के अंतर्गत. ओके, 1 जनवरी 2020 से इफेक्टिव हुआ. तो बहुत सिंपल है, लिखा हुआ है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number in such form and manner and within such time as may be prescribed. Okay, हर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है उसने अपने आधार का प्रूफ सबमिट करना है. Provided that if an Aadhaar number is not assigned to the person, then such person shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the government may prescribe. तो अगर उसके पास आधार नंबर नहीं है तो भी उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा एक ऑल्टरनेटिव मेथड से. फर्दर प्रोवाइड किया कि इन केस ऑफ फेलियर टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन, अगर वो पर्सन आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाता है एंड या तो फिर जो ऑल्टरनेट मींस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया उसके थ्रू आइडेंटिफाई नहीं करवा पा रहा है अपने आप को, सो उसका जो रजिस्ट्रेशन अलॉटेड है इट विल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड, and the other provisions of this act shall apply as if such person does not have a registration. All right, so ये आधार ऑथेंटिकेशन का पॉइंट है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. सिंपल सा पॉइंट है, हर रजिस्टर्ड पर्सन को अपना आधार को लिंक करवाना होगा. इनकम टैक्स में भी ये आ चुका है, पैन एंड आधार को लिंक करवाना है. इवन जीएसटी में भी आ चुका है that such persons have to get their आधार linked. Then सबसेक्शन 6B में लिखा हुआ है कि हर जो पर्सन फ्रेशली अप्लाई कर रहा है इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन. देखिए 6A जो था वो किसके लिए है, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है. 6B किसके लिए है, सबसेक्शन 6B जो है ये जो पर्सन फ्रेश अप्लाई कर रहा है, ओके, न्यू एप्लीकेंट के लिए है, कि हर ऐसा पर्सन जो न्यू एप्लीकेशन देना चाहता है, in order to be eligible for grant of registration, he should undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number in such manner as the government may prescribe. Okay, may notify. तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि 1 अप्रैल जो है it will be the date from which an individual shall undergo authentication of Aadhaar number as specified in Rule 8 of CGST rules in order to be eligible for registration. ओके, तो अब आपको आधार नंबर भी आपको मेंशन करना पड़ेगा. प्रोवाइडेड दैट अगर आपको आधार नंबर असाइन नहीं हुआ तो आपको अल्टरनेटिव एंड वायबल मेथड आइडेंटिफिकेशन के लिए बताया जाएगा रूल 9 के थ्रू. तो रूल्स में भी अमेंडमेंट आए साथों साथ. तो रूल्स में अमेंडमेंट आए कि द एप्लीकेशन शैल व्हाइल सबमिटिंग एन एप्लीकेशन अंडर रूल 8(4) जो आप जीएसटी RAG 01 का पार्ट बी सबमिट करते हो, तो एट दैट टाइम यू हैव टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर. तो बेसिकली आपको ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी वहां पर फर्निश करना है, आपको आधार नंबर वहां पर फर्निश करना होगा, फिर आपका आधार नंबर ऑथेंटिकेट किया जाएगा ओटीपी के थ्रू. और अगर आपको आधार नंबर असाइन नहीं हुआ तो आपको ऑल्टरनेट एंड वायबल मींस जो है वो बताए जाएंगे. ऑल्टरनेट एंड वायबल मींस क्या है, तो यहाँ पर उन्होंने रूल 9 में अमेंडमेंट लाया और वहां पर बोला कि अगर where a person other than those notified under section 25(6)(d) जिनको आधार का रिक्वायरमेंट नहीं है, if he fails to undergo authentication of Aadhaar number as specified under rule 8(4)(a),
then the registration shall be granted only after physical verification of the principal place of business. Okay, only after verification of the, शायद ये principal की spelling शायद गलत है यहाँ पर, principal होना चाहिए, है ना, in the presence of the said person, not later than 60 days from the date of application, in the manner provided under Rule 25, and the provisions of Rule 95 shall not be applicable in such cases. मतलब उन्होंने क्लैरिफाई किया कि कोई पर्सन जिसने आधार ऑथेंटिकेशन करवाना चाहिए था, बट हो सकता है कि उसने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाया, तो अब उसके पास में क्या चॉइस है, तो देन ही विल हैव टू गेट हिज आइडेंटिटी आइडेंटिफाइड थ्रू दिस अदर मीन्स, ये दूसरा तरीका बोला उन्होंने. रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन. तो अब अमेंडमेंट आ गया है जीएसटी में, जो पर्सन अपना आधार डिटेल्स नहीं दे रहा है उसका रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद होगा. ओके, विच शैल बी नॉट लेटर देन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन. तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन 60 डेज के अंदर ऑफिसर कभी भी कर सकते हैं, एंड इट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ द सेड पर्सन इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर रूल 25. तो फिजिकल वेरिफिकेशन का तो रूल है ही अलग से, एंड द प्रोविजंस ऑफ रूल 95, जो टाइम लिमिट थी रजिस्ट्रेशन के डीम्ड अप्रूवल के लिए, तो वो रूल 95 यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो पर्सन अपना आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवा पा रहा है. तो द ऑफिसर कैन टेक अप टू 60 डेज फॉर गेटिंग हिज प्लेस फिजिकली वेरीफाइड. तो यहाँ पर 3 डेज या 7 डेज के अंदर डीम्ड अप्रूवल नहीं मिल जाएगा. ओके, ये जो टाइम लिमिट आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में पढ़ा था वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी फॉर डीम्ड अप्रूवल. तो ये तो हो गई इंडिविजुअल की बात. ओके, ये तो इंडिविजुअल की बात हो गई कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो. बट अगर कोई पर्सन नॉन इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल मान लो कंपनी है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है, या और कोई पर्सन है, तो अदर देन इंडिविजुअल, तो उसके लिए भी उन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन लाया है. उन्होंने कहा कि एवरी पर्सन ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, every person other than an individual shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication or furnish proof of possession of आधार नंबर of the कर्ता. एचयूएफ है तो कर्ता का आधार नंबर का प्रूफ दोगे, कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर का आप आधार का प्रूफ दोगे, फिर अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स का आधार का प्रूफ दिया जाएगा, एंड मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएशन एओपी है तो, और board of trustees, authorized representative, authorized signatory, and such other class of persons in such manner as the government may on the recommendations of the council specify in the said notification. तो ये तो एक्ट में लिखा हुआ है, तो गवर्नमेंट ने इससे संबंधित फिर नोटिफिकेशन लाया. गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि द 1 अप्रैल 2020 विल बी द डेट जब से ऑथराइज सिग्नेटरीज को, मैनेजिंग एंड ऑथराइज्ड पार्टनर्स को, कर्ता ऑफ एचयूएफ को shall undergo authentication and possession of आधार नंबर as specified in rule 8. तो उनको आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन करवाना होगा in order to be eligible for registration under GST, provided that if Aadhaar number is not assigned to the said persons, they shall be offered alternate and viable means as per rule 9. तो रूल 9 में क्या लिखा हुआ है कि फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सच पर्संस, ओनली देन प्रीमाइसेस को वेरीफाई करने के बाद ऐसे पर्संस को फिर रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा अप टू 60 डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन. तो इसका मतलब कि इवन इंडिविजुअल्स को एंड जो नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज है उनसे भी जो संबंधित इंडिविजुअल्स हैं, जो उनके ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं या मैनेजिंग एंड ऑथराइज पार्टनर्स है, करता है, उनका आधार ऑथेंटिकेशन करवाना मैंडेटरी है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020. और अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाते हैं तो उनको अपनी प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू करवाना होगा. ये जो आधार वाले प्रोविजंस है सेक्शन 6A 6B या 6C shall not apply to such person which the government may notify. तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि दिस 6B एंड 6C वाले जो प्रोविजंस है, इट shall not apply to a person who is not a citizen of India because he cannot have an Aadhaar number in that case, or to a class of persons other than the following class of persons. इनके अलावा और किसी को आधार नंबर की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं है. इंडिविजुअल जो पर्सन 6B और 6C में कवर्ड है उन्हीं को अप्लाई होगा. इनके अलावा और कोई पर्सन्स को आधार की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी नहीं रहेगी. ओके,
So this is the concept of Aadhaar authentication. Maybe they can ask a small theory question on this, or maybe somewhere in the MCQs they can ask from this. 1 अप्रैल 2020 से। तो इसी को ध्यान में रखते हुए रूल नंबर 25 जो है उसमें भी चेंजेस लाए गए। रूल नंबर 25 वाज रिलेटेड टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस। उसमें चेंज आ गया कि वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ पर्सन इज रिक्वायर्ड ड्यू टू फेलियर ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन बिफोर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और ड्यू टू एनी अदर रीजन आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के पहले कब करना होगा? अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ। अगर आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन आपने ले लिया, तो फिजिकल वेरिफिकेशन फिर भी किया जा सकता है फॉर सम अदर रीजन। सो सच फिजिकल वेरिफिकेशन शैल बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ सेड पर्सन। पहले ये वर्ड्स नहीं थे, पहले सिर्फ ये था कि ही मे गेट सच वेरिफिकेशन डन। आगे का पार्ट सिमिलर है। The verification report along with other documents including photographs shall be uploaded in so and so form on the common portal within 15 days following the date of such verification. तो फिजिकल वेरिफिकेशन के दो रीजंस आ गए। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के पहले करना है तो आधार ऑथेंटिकेशन के फेलियर के रीजन से हो सकता है और रजिस्ट्रेशन के बाद में और कोई कारण से हो सकता है। So this is the these are the amendments related to uh, the first 4 chapters of GST applicable for November 2020 एग्जाम। इसके अलावा भी पेमेंट ऑफ टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रिटर्न्स चैप्टर में कुछ अमेंडमेंट्स है, तो जो आपको पढ़ना है तो उसके लिए मैं और एक सेशन रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। आपको इसमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है PA1 सारडा। आप मुझे कनेक्ट मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप यहीं पर वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। आपको यदि टैक्स की पेन ड्राइव ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। यू कैन आस्क मी द डिटेल्स। At present, my pen drive is available at various portals, including Sharma sir's website, that is tgsharma.com. तो ये वेबसाइट पे जाकर के आप ऑर्डर भी कर सकते हैं पेन ड्राइव। सो आपको और भी कुछ हेल्प लगती है टैक्स से संबंधित, सीए इंटरमीडिएट या आईपीसीसी के टैक्स से संबंधित, सो आई एम अवेलेबल। इनकम टैक्स के लॉ में कोई बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स है नहीं, क्योंकि फाइनेंस एक्ट जो 2019 का था वही एप्लीकेबल है। जो मे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होने वाला था वही एक्ट नवंबर 2020 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। सो इनकम टैक्स में हार्डली कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर के थ्रू चेंजेस आएंगे तो वो एप्लीकेबल रहेंगे एंड दे विल बी लेस। तो वो अलग से हम लोग देख सकते हैं जब सीए इंस्टीट्यूट का सप्लीमेंट्री मटेरियल आता है। बट जीएसटी में मेजर अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल थे, जिसमें से मैंने 4 चैप्टर्स के तो आपके अमेंडमेंट्स इस सेशन में कवर करवा दिया है। उसके अलावा और 3 चैप्टर्स में जो अमेंडमेंट्स हैं वो हम लोग सेपरेटली किसी और दिन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आपकी कुछ भी क्वेरीज है, डाउट्स है, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। And notes you can download from the link given in the description below. Thank you.